हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल, बढ़िया? और सभी लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? चलो, उम्मीद करेंगे यार, देखो सभी लोग बढ़िया होगा और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो सभी को बता दें, देखो इस चैनल पे, ठीक है, तुम्हें जल्दी क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तुम्हें हर एक क्लास का देखो क्लास नोट का जो पीडीएफ होगा पीडीएफ दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। हर एक चीज पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो तुम लोग के लिए एक ही काम है कि तुम लोग आओ, डेली क्लास करो और देखो। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने सहेली को बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ कि भाई तुम लोग भी आओ क्लास करो, और मिलकर हम लोग पढ़ते हैं इस बार। और इस बार बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाते हैं, एक अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं और सबको दिखाते हैं कि हाँ देखो भाई हम लोग भी कुछ है ना। चलो, तो क्लासेस देखो जल्दी शुरू होंगी और जल्दी तुम लोग को क्लासेस मिलेंगी। आज के इस क्लास में हम लोग जो हर साल, मतलब बोल सकते हो कि हर 1-2 साल पे जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं, ये क्वेश्चन हर बार का रिपीटेड है, मतलब लगभग हर साल, 1 साल 2 साल में ये आता ही रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बस डाटा चेंज कर दे, वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग बने रहना और देखते रहना कि हाँ हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे ना। और जिसे जो क्वेश्चन आएगा वो तुरंत वीडियो को पॉज करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और उसे बाकायदा हर एक स्टेटमेंट को लिखेगा। लिखने के बाद फिर मैच करना हमारे स्टेटमेंट के साथ कि हाँ सही लिखे कि नहीं लिखे। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में देखो स्टेप मार्किंग होती है, तो तुम्हें हर एक स्टेप को अच्छे से, बहुत डिटेल से, बहुत ही उम्दा तरीके से लिखना है ना, और अपनी राइटिंग भी अच्छी करनी है। चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। चलो, तो आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देख के लग गया होगा सर जी ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये कि तुम्हें रटना नहीं है, किसी चीज को रटना नहीं है, हर एक चीज को समझ के समझना है कि हम किसी को समझा सके, तो समझना कि तुमको समझ में आ गया और फिर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे ना। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसे बोलते हैं विरोधाभास युक्ति। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले मान लो इसका उल्टा, कि मान लो इसको हम परिमेय संख्या मान लो। क्या मान ले, मान लो कि माना, ठीक है, मान लो कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लो कि मानो कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या, तुमको पता है कि यार परिमेय संख्या को सर जी हमेशा हम लोग P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B मतलब यार बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर, ठीक है, जहां पर, ठीक है, A और B जहां पर A और B सअभाज्य संख्या है। क्या बोलेंगे, जहां पर A और B क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब मेरी बात सुनना, हम लोग ये माने कि चलो यार हम मान लेते हैं कि रूट में 2 परिमेय संख्या है, और अगर रूट में 2 परिमेय संख्या है तो इससे हम लोग A/B के रूप में सकते हैं, और A/B जहां पर A और B क्या है, सअभाज्य मतलब होता है कि वैसे संख्या है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो सबका होता है, तो एक को छोड़कर और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सिंपल भाषा में बोलो तो A और B किसी से कटना नहीं चाहिए। अगर A और B किसी से नहीं कटेगा तभी हम बोलेंगे कि रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमको रियलिटी में क्या शो करना है, हमको शो करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इस बात को गलत साबित करना है। देखो बात सुनना, अगर ये परिमेय होगा तो ये A और B किसी से नहीं कटेगा। ठीक है,
लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए और बी किसी से कट रहा है, अगर ए और बी किसी से कटेगा तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, और अगर ये परिमेय नहीं है तो ये अपने आप ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो बस हमको बस ये दिखाना है कि भैया ए और बी किसी एक नंबर से कट रहा है। अब वही नंबर हम कैसे पता करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो हर एक स्टेप को अच्छे से समझना और समझ के एकदम याद कर लेना, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहला स्टेप क्या है, इस बी को इधर भेजेंगे, देखो बी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट में 2b बराबर में a हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, और रूट में 2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक है। रूट में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ये करना है, और यहां तक करके इसको बना लेना है समीकरण नंबर 1। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 इसको बना लेना है। अब मेरी बात सुनना, देखो जैसे हमको पता है कि अगर हम 2 गुणे 3 करें, 2 गुणे 3 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है। देखो अगर आंसर 6 आ रहा तो क्या बोलोगे भैया, जो 6 होगा 3 से कटेगा, जो 6 होगा 2 से भी कटेगा, होगा कि नहीं। तो सेम वही लॉजिक यहां लगाओ कि अगर 2 गुणे, देखो ये गुणा का साइन है ना, 2 गुणे b का स्क्वायर, तो अगर 2 गुणे b स्क्वायर बराबर अगर a स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका मतलब बोलेंगे हम लोग कि a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, ठीक है। देखो b स्क्वायर से भाज्य है, लेकिन हमको b नहीं चाहिए ना, हमको तो नंबर चाहिए ना, हमको नंबर दिखाना है कि a और b किसी एक नंबर से कट रहा है। तो लिखेंगे कि अतः a स्क्वायर, क्या बोलेंगे, अतः a स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्या बोलोगे, 2 से भाज्य है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए a भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। 2 से भाज्य होगा मतलब है 2 से कटेगा, ठीक है। अच्छा आप सब लोग एक चीज बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे अगर हम लिखते हैं तो सुनना, जैसे हम लिखेंगे 12 4 से भाज्य है, सुनना, अगर हम लिख रहे हैं कि 12 4 से भाज्य मतलब 12 4 से कटेगा, 12 4 से भाज्य है मतलब 12 4 से कटेगा, मतलब 12 4 के पहाड़ा में आएगा, ये बोलोगे ना। तो अगर 12 4 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है कि 12 4 के पहाड़ा में आएगा। अब 4 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा, तो बोलोगे ना 12 4 के पहाड़ा में आएगा, मतलब 12 बराबर 4 गुणे, कि 4 का गुणा किससे करे कि 12 आ जाएगा, तो बोलोगे 3। हमको पता है कि जब वो कटेगा तो जाहिर सी बात है कि 4 का गुणा किसी ना किसी नंबर से करने पे 12 आएगा। ऐसे कोई नंबर ले लो, जैसे 42 ले लो कि 42 7 से भाज्य है, अगर 42 7 से भाज्य है तो मतलब जो 42 है उस 7 के पहाड़ा में आएगा। अब उस 7 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा, तो ये 6 बार में आएगा, पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर जो ये a है, ठीक है, अगर ये 2 से भाज्य है तो जाहिर सी बात है जो ये a होगा ये 2 के पहाड़ा में आएगा। अब ये 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा ये पता है, जो ये a होगा ये 2 के पहाड़ा में आएगा, तो जो ये a है वो 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा, तुम लोग क्या सोचेंगे कितनी बार में आएगा, भैया ये तो कोई नंबर है नहीं, अगर नंबर होता तब तो पता कर लेते कि 2 के पहाड़ा में ये नंबर कितनी बार में आएगा। अब a है वेरिएबल, चर, जिसका मान हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये आएगा, क्योंकि अगर ये भाज्य तो आएगा, तो 2 के पहाड़ा मान लो भैया n बार में, इसलिए यहां क्या मानते हैं n बार में, कि 2 के पहाड़ा में n बार में आएगा ये, n मतलब कुछ भी होगा भैया, और क्या। अगर हमें इस a का मान नहीं पता तो इसका मान भी नहीं पता। सोचो ऐसे कि भैया जो a है 2 के पहाड़ा में आएगा, कितना बार में आएगा यार, n बार में आएगा, तो बस इसको लिख दो माना, बस माना a बराबर 2n, ठीक है। फिर यहां भी कर दो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भैया, ठीक है। यहां भी क्या लिख लो, अब देखो बस इतना करने के बाद फिर से लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
ठीक है। वर्क करोगे, देखो वर्क करोगे तो a का स्क्वायर देखो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 4 गुणे में कितना n का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना सुनो, एक काम तो मेरा हो गया है कि भैया a जो है वो 2 से कट रहा है, एक काम हो गया। अब हमें दिखाना b को कि b किस नंबर से कट रहा है। तो जो ये a स्क्वायर इसको बदल दो। अब देखो a स्क्वायर कहां बदलोगे, देखो a स्क्वायर बराबर कितना है 2b का स्क्वायर। तो भैया a स्क्वायर बराबर कहां है, यहां पे लिख दो 2b का स्क्वायर। बस क्या लिख दो, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से भैया a स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से उसका मान रख देंगे, बस रख दो, आ जाएगा 2b स्क्वायर 4 गुणे n स्क्वायर। अब काट दो तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे में n का स्क्वायर आ गया। अब फिर से लॉजिक लगाओ वही वाला कि अगर सर लिखा है कि 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखा है, देखो 2 गुणे 3 बराबर 6 लिखो या 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखो। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे ये तीसरा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो होगा वो उन दोनों से अलग अलग कटेगा ही कटेगा। ठीक है, जैसे 6 आया है, अगर हम 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखे तो जो 6 होगा 2 से कटेगा, जो 6 होगा 3 से कटेगा। ये कंफर्म है, तुम कोई भी नंबर लिख के चेक कर सकते हो। तो वैसे अगर b स्क्वायर जो है वो 2 गुणे में n स्क्वायर करने पे आ रहा है, मतलब b बराबर कैसे आ रहा है, अगर हम 2 का गुणा n स्क्वायर से करते हैं तो b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं ना आता b स्क्वायर 2 से भाज्य, बोल सकते हैं ना b स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए b भी इसलिए b भी 2 से भाज्य है। ठीक है, बस हो गया। अब मेरा काम यहां पर तो हो गया, बस ये तो दिखाना था देखो कि देखो भैया b भी कट रहा है, देखो एक काम ये भी भैया b भी 2 से कट रहा है और यहाँ पे क्या हो गया भैया a भी 2 से कट रहा है। ठीक है, तो लिख दोगे आता, यहाँ तो आता हो गया ना, बस लिख दो, आगे लिख दो, यहाँ पे लिख दो चूंकि a और b का उभयनिष्ठ, चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि इस कथन का विरोधाभास है। किस कथन का, कि बता देना कि अगर वो लिखा है सअभाज्य, सअभाज्य मतलब वो किसी से नहीं कट रहा है, लेकिन हम दिखा दिए कि भैया ये किसी से कट रहा है, तो बोलेंगे ये सअभाज्य नहीं है, तो बोलोगे जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि a और b सअभाज्य संख्या है। बस हो गया। ठीक है, मेरे को दिखा दिया ना, हम दिखा दिए कि यार a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और जो कि इस कथन का विरोधाभास कर रहा है कि a और b सअभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर सअभाज्य होता तो भैया a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब वो इस कथन का विरोध कर रहा है कि a और b सअभाज्य नहीं है। तो वही बात कि जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि a और b सअभाज्य संख्या है, अतः ठीक है विरोधाभास हो गया ना, बोलोगे अतः रूट में 2 एक लिखो इसलिए ऐसे लिखो, इसलिए रूट में 2
एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिख देना लाइन बाय लाइन, जिससे तुम्हें पूरा नंबर मिले और जो नहीं पढ़ा हो उसको भी समझ में आए और जो पढ़ा हो उससे भी समझ में आए, तब जाके हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अगर किसी को देखो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे था ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से वीडियो को पॉज करके, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, कि बाद में तुम इसको देख के रिवाइज कर सको। ठीक है, अगर तुम्हें लिखने का मन न करे तो कम से कम देख के पढ़ लो, देख के पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि हमें तो बस तुम्हें सिखाना, तुम सीख गए तो बस हो गया। ठीक है, और वीडियो का अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को स्लो कर दिया करो, 0.5x या 0.7x पे कर दोगे, स्लो हो जाएगा, आराम से रुक के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि बताओ, देखो ये पूछता है कि बताओ निम्न रैखिक समीकरण युग्म ये कैसा है, संगत की असंगत। ठीक है, देखो संगत असंगत कैसे पहचानते? देखो संगत मतलब होता है जब उसका कोई हल हो। ठीक है, जब हल हो। ठीक है, अगर जब मेरे पास दो रैखिक समीकरण है और जब उनका हल हो कब होता है? जब वो क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तब उसका हल होगा, तो मतलब क्या होगा? वो संगत होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समानुपाती होंगी, तब उस टाइम क्या होगा? हल होगा, तो मतलब तब संगत होगा। तो संगत होने का दो केस। संगत होने का मतलब होता है जब हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, और x y का मान हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब वो रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो या क्या समानुपाती हो, तभी। ठीक है, लेकिन अगर दो रेखाएं समांतर होंगी ना, समांतर होंगे तो हम लोग x y का मान नहीं निकाल पाएंगे, तो बोलेंगे क्या है? वो असंगत है। क्या है? असंगत। ठीक है, तो हम कैसे कैसे पता करते हैं कि कोई रेखा संगत है कि नहीं है? तो संगत है या नहीं है, या असंगत है नहीं है, उसको पता करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा रेखा क्या है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। देखो अगर टच करता है, टच करना मतलब प्रतिच्छेदी, अगर वो प्रतिच्छेदी हुआ या समपाती हुआ तो उसे बोलेंगे संगत, और अगर वो समांतर हुआ तो बोलेंगे असंगत, कि टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि कैसे समांतर है कैसे? तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर मेरे पास दो रेखाएं हैं तो उन दो रेखाओं को हमेशा ax, देखो ax मतलब a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसके व्यापक फॉर्म में लिखो। इस फॉर्म में लिखो, एक रैखिक समीकरण का, दो चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है भैया ax प्लस by प्लस c। अगर दो रेखा है तो a1x b1y प्लस c1, a2x b2y c2 वे लिख दो। लिखने के बाद तुम a1 b1 c1 a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 का मान निकाल लो। उसके बाद तीनों का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अनुपात निकालने के बाद क्या बोलते हैं? देखो याद रहना चाहिए कि अगर तीनों का अनुपात बराबर आ गया, क्या बोलते हैं? अगर तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो क्या बोलते हैं? कि समपाती है। अगर समपाती है मतलब संगत है, क्योंकि टच करेगा। और अगर ये दोनों का बराबर आ गया, और ये तीसरा वाला बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे क्या है? ये समांतर आ गया। क्या आ गया? समांतर आ गया। और अगर सर जी पहलाई वाला बराबर नहीं आया, तो अगर पहलाई वाला बराबर नहीं आया तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे? कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या? काट रहा है मतलब संगत है। ये क्या है? समपाती है। बस यही करना है। तो चलो आओ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 5। देखो कितना लिखा है, ध्यान देना। देखो लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 5। तो इसको चेंज करते हैं व्यापक रूप में, तो 5 को इधर लेके आते हैं।
जब 5 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस 5 बराबर 0। तो अगर कंपेयर करोगे तो यहां मिलेगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, ये मिलेगा। ठीक है, जो दूसरी रेखा उसको लिखो। देखो दूसरी रेखा जो है ये है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 7। तो पहले c को उधर लेके आएंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है उसमें लिखेंगे ax माइनस में 3y बराबर में माइनस 7 है तो माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस में 7, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। बस अब अनुपात निकाल लो, पहले निकालो कि a1 बटा के a2 का मान कितना आएगा। तो 3 बटा के 2 आ जाएगा भैया, 3 बटा के 2 आ गया, 3 बटा के 2 आ गया ना, सही है। चलो, और उसके बाद b1 बटा के b2 का मान निकालो, तो इसका मान 2, इसका मान माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर c1 अपॉन में c2 का मान निकालो, तो कितना हो जाएगा 5 बटा के माइनस 7। ठीक है, देखो अब देखो तीनों अनुपात तो बराबर है नहीं, अगर देखो तीनों का अनुपात बराबर होता तो बोलते समपाती है, मतलब संगत है। ठीक है, अगर 2 का अनुपात बराबर हो जाता है और तीसरा वाला बराबर नहीं होता तो क्या बोलते, उसे क्या बोलते हम लोग, समांतर है। लेकिन अगर सर जी पहला ही दोनों बराबर ना हो, ये बात याद कर लो, अगर हमारा पहला ही अनुपात बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो a1 अपॉन में a2 का मान आ रहा है 3/2 और b1 अपॉन में b2 का मान आ रहा है 2 बटा के माइनस 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोलोगे चूंकि कि a1 बटा के a2 डज नॉट इक्वल टू क्या, b1 अपॉन में। ठीक है, बोलोगे आता, आता रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसलिए रैखिक युग्म लिखा है ना, इसलिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। बस इसको ऐसे अच्छे से ढंग से लिख दो, संगत। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे बढ़िया से। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया। तो ऐसे करना है, उम्मीद करेंगे हल्का हल्का समझ में आया होगा, बाकी जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आएगा। फिलहाल नोट करके समझ सकते हो बढ़िया से। चलो ये थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बोला रहे कि 2 अंकों की एक संख्या, देखो अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया कि 2 अंकों की एक संख्या ना, तो सिंपल देखो बिना कुछ कहे सुने एक काम तो करना पड़ेगा, दिल लिख लो, बस सुन लो। मतलब इतना पढ़े ना, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या, तो अपने दिमाग में सोचो कि मेरे पास 2 अंकों की संख्या एक्स वाई होगी। ठीक है, और देखो अगर हम इसका स्थान बदलेंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा। ये तो 100% है कि इस क्वेश्चन में ऐसा बोले ही बोलेगा, हमेशा 99% चांस है वो बोलेगा कि 2 अंकों की संख्या ये है, अंकों का स्थान बदलने पर ये होता है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, पहला काम ये कर लो कि माना। ठीक है, बोलोगे अपने दिमाग रखोगे कि चलो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या एक्स वाई हो गया, तो इकाई के स्थान पे वाई और दहाई के स्थान पे एक्स, बोलोगे माना, मान लो। बस उसको दिमाग में रखो, इसको दिमाग में रखना एक्स वाई। ठीक है, तुरंत सोच लो कि 2 अंकों की संख्या एक्स वाई, तुम लिख लेना माना इकाई का अंक, क्या बोलोगे, माना इकाई का अंक y, ठीक है, तथा दहाई का अंक x है। मतलब इतना तो लिख लो, दहाई का अंक x है, तब संख्या, तो संख्या कितनी होगी बताओ। पता है ना कि दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस में y होगा ना।
अरे भैया सुनो, जैसे ठीक है, जैसे अगर कभी लिखा है 45, ठीक है, तो ऐसे ही ना होगा यार कि दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है, इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है। लिखते हो ना 40 + 5, ऐसा तोड़ के लिखते हैं ना, दहाई के अंक में 10 से, इकाई के अंक में 1 से, जैसे बचपन में करते थे भैया, बचपन में पढ़ते थे, उसी तरह बचपन वाला ही काम करना है, तो वही काम, ठीक है, हो जाएगा। इतना कर लोगे। अब इतना करने के बाद बस तुम्हें जो जो बोला है बस वो करो, जो जो बोला है वो करो। अब देखो इसमें लिखा है ना कि अंकों का स्थान बदलने पर, ये बोला है, इसको भी निकाल लो, दोनों काम कर लिया करो, ठीक है। कि अगर तुम इसको सोचे, देखो पहला क्या करोगे, अपने दिमाग में देखो रखोगे ये, अपने दिमाग में रखोगे ये, ठीक है, इसको लेके स्टेटमेंट लिख दोगे कि माना आई का अंक y है, दाएं का अंक x है, तब इसकी संख्या हो जाएगी 10x + y हो जाएगी। फिर लिखोगे अंकों का स्थान बदलने पर, क्या लिखोगे, अंकों का स्थान बदलने पर, ये हमेशा तुम्हें दिया ही रहेगा तो बदल देना, बदलने पर, ठीक है, प्राप्त नई संख्या, ठीक है, नई संख्या क्या हो जाएगी बता दो भैया, स्थान बदल जाएगा। अगर y x हो जाएगा तो ये हो जाएगी y, ये हो जाएगा x, स्थान बदल दिए, हो गया बस। ये काम तो तुम्हें आंख बंद करके कर देना है, ठीक है। कभी भी तुमसे बोले कि 2 अंकों की संख्या ये, तो बस तुम सोचो 2 अंक की संख्या है तो मतलब x y मान लो, इकाई का अंक y, दहाई का अंक संख्या हो जाएगा ये, अंकों का स्थान बदलेंगे तो बन जाएगा संख्या ये 2 काम तो लिख ही दो, एकदम आंख बंद करके लिख दो। अब उसके बाद जो तुमको क्वेश्चन में दिया, अब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करो, अब उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करो, जो जो दिया होगा उसको लिखो, बस लिख दो दिया है, ठीक है। क्या दिया है देखो, अंकों का योग 9 है, क्या है, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, मतलब क्या कि भैया x + y, ठीक है, कि x + y = 9, बस यही करो, x + y = 9, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या दिया है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अगर हम अंकों का स्थान बदल दिए तो जो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, दी गई संख्या से, जो संख्या दी गई थी उससे 27 अधिक हो जाती है। क्या होती है, 27 अधिक हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। जैसे होता है ना, सोचो अगर हम बोले मेरे पास कितना है, ऐसे सोचो कि मेरे पास कितना है 32 है, मान लो 32, क्या मान लो ले लिए 36 ले लिए, अगर इसको बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर 36 है बदल देंगे तो बढ़ जाएगा, तो वही मतलब बदल गया है तो बढ़ गया है, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों सकता है, तो बोल दिया बढ़ गया है। अब इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे, सुनो देखो, लिखोगे ऐसे लिखोगे, बात सुनना आराम से। देखो अगर हम लिख रहे तो पहले संख्या है, देखो इधर लिख दिए 10x + y, देखो ये हो गया मेरी पहली संख्या जो स्टार्टिंग में था, xy मतलब 10x + y। अगर अंकों का स्थान बदल दिए तो जो संख्या आया था वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 10y + x, ठीक है। देखो ये मेरी नई संख्या है, ये पुरानी वाली थी, ठीक है। अब दोनों के बीच में देखो कंपेयर कैसे किया है, कंपेयर देखो पढ़ो कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, अगर जब बदल देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, मतलब 27 ज्यादा हो जाता है। तुम सोचो अब ये दोनों है, अब अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो किसको 27 देंगे, तुम सोचो, ये पहले वाली संख्या है, ये बाद वाली संख्या है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम अंकों का स्थान बदल दिए हैं तो जो नया संख्या बना है वो पहले वाले से 27 ज्यादा है, मतलब ये 27 बड़ा है। सोचो, मतलब एक एग्जांपल ले लो कि अगर ये 100 है तो ये 127 है, ऐसे एग्जांपल में 27 बड़ा है, ठीक है। ये 100 है तो ये 127 है, ये वाला बड़ा है, जो नया संख्या है ना वो बड़ा है। तो अगर हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 27 देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों काम कर सकते हो, इसमें 27 प्लस करके बराबर कर दो, ठीक है, या फिर ये कर सकते हो कि इसमें 27 निकाल लो, यहां पे तो -27 कर दो, जैसे भी करो बस तुम्हें बराबर करना है। तो सोच लो कि ये इतना था, ये इतना था, तो बस अगर हम करना चाहें तो बोलेंगे सर जी ये 27 ज्यादा है तो इसको 27 दे देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको हम 27 दे दिए, लो भैया बस। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन और बना लो, तो देखो x और y को एक तरफ लेके आओ, अगर x और y को एक तरफ लेके आओगे तो देखो 10x + y हो जाएगा, माइनस में 10y, माइनस में x हो जाएगा, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में 27, ठीक है, हो जाएगा ना। घटाओगे तो कितना आएगा, देखो आएगा माइनस में 9y,
माइनस में 9y प्लस में कितना 9x हो जाएगा, बढ़ जाएगा 27। ठीक है, -9 कॉमन कर लो, कर ले, समझ में आएगा नहीं? तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा लोगों को, पहले ऐसे कर, पहले x वाला करें। ठीक है, देखो 10x में से 1x जाएगा, बचेगा 9x। ठीक है, प्लस y माइनस प्लस y बचेगा माइनस में 9y। ठीक है, बार कितना 27। ठीक है, चलो 9 कॉमन कर लेते हैं भैया, 9 कॉमन करेंगे, बच जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना -27। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। बस यही करना है। ठीक है, यही जैसे 2 समीकरण बना, बस अब क्या ही करना है यार, 2 समीकरण को साथ साथ में लिखो, सॉल्व कर लो। बस देखो ये अच्छे आसाना चाहिए। बस देखो पहला काम तो बहुत आराम से कर लोगे कि 2 संख्याओं का योग दिया है तो x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, और उसके बाद जो अंकों का स्थान बदलने पे जो कंपेयर किया होगा वो बहुत अच्छे से करना, तब जाके काम होगा। बस कंपेयर कर दोगे, सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा। अब देखो लिख लो, एक सर हमको दिया है कि x प्लस वाई बराबर 9 लिखा है, समीकरण नंबर 1 लिखा है, और एक लिखा है x माइनस वाई बराबर -3 लिखा है, समीकरण नंबर 2 लिखा है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो घटा दो पहले, अगर घटाओगे देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y, 9 3 12 हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 6। y का मान 6 आ जाएगा, तो लिख दो y का मान समीकरण नंबर 1 रखने पर लिख दोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख के सॉल्व कर लो। समीकरण 1 में रख के कर लोगे भैया तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो हो जाएगा x प्लस में 6 बराबर 9, तो x बराबर 3 ना, बस लिख दो। अतः दी गई मूल संख्या कितनी जाएगी, एक्स वाई था तो 6 3 63 हो जाएगा, सॉरी 36। x का मान 3, y का मान 6। अतः दी गई मूल संख्या इतनी। अब इसको ऐसे मत लिख देना, इसको तो कैसे लिखना है, ऐसे कि भैया 10 गुणे 3 प्लस में 6 बराबर 36, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट मत लिख देना, ऐसे। ठीक है, अब करके देख सकते हो कि तुम 36 को जोड़ोगे तो 3 और 6 9 भी हो जाएगा, पलटोगे 63 आ जाएगा, पलटने पर 63 आएगा, और जो कि क्या होगा, पहले वाले से 27 ज्यादा भी होगा, तो कंडीशन को फुलफिल भी करेगा, तो आंसर हो जाएगा 36। तो उम्मीद करेंगे मेथड को समझोगे, अगर समझोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से लगा लोगे। ठीक, अब देखो ये भी एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लेना। ये भी क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस में 2 रूट में x px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है। देखो याद करो यार, अगर मूल बराबर होते हैं, लिखोगे दिया है, लिखोगे आराम से, लिखोगे दिया है मूल बराबर है, क्या लिखोगे, मूल बराबर है। ठीक है, अगर मूल बराबर है इसलिए क्या लिखोगे भैया, इसका जो विभक्तर होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मूल बराबर होता है, समझो ना कि बराबर मतलब 0 के बराबर, याद कर लो ना कि बराबर मतलब 0 के बराबर, बराबर मतलब 0 के बराबर। तो अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0, d का मतलब होता है भैया b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान क्या कर दो, 0 के बराबर। अगर ये द्विघात समीकरण लिखा है तो कंपेयर करके मान पता कर लो, भैया जो यहाँ पे होता है वो a होता है, तो a बराबर आएगा p। भैया जो देखो जो x के पास होता है वो b होता है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस में 2 रूट में 5 हो जाएगा p, ये हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद है कितना 15, तो ये c का मान हो जाएगा ऐसे, पता है ना। अरे यार जो x स्क्वायर का जिससे गुणा होता है वो होता है p, मतलब वो होता है a, और x का जिससे गुणा होता है, x का साइन के साथ लेते हैं वो होता है b, और जो लास्ट में जो बचता है कांस्टेंट वो होता है c। बस अब यही मान बस उठाओ लाके यहां रखो, a बराबर p, b बराबर माइनस में 2 रूट में 5p, और c बराबर 15। यहीं पर रखो, रख के सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है यार देखो इसी फॉर्म में होता है ना कि ax का स्क्वायर होता है प्लस में b इंटू एक्स होता है प्लस में c बराबर 0 होता है, इसी फॉर्म का होता है, इसी से कंपेयर करोगे और क्या। रखें देखो b का स्क्वायर मतलब क्या कि 2
रूट में 5 पी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है पी, ए का मान है पी इंटू सी का मान है 15 बराबर कितना 0। बस इसका स्क्वायर करो, देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, भैया पी का स्क्वायर माइनस इसको उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा 15 चौका 60 पी हो जाएगा। इधर कर लोगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 पी का स्क्वायर बराबर कितना 60 पी। ठीक है ना, 60 पी आएगा ना यार, गलती तो कहीं नहीं हुआ ना हमारा। हाँ, पी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 5, हाँ तो बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए सी, 4ac ठीक तो है, 4ac हो जाएगा, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो। अब दो कुछ कट रहा है पिट रहा है तो काटो, देखो एक पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, ये 20 है, ये कटेगा कितनी बार में 3 बार में, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 3, तो पी का मान कितना आ गया, सही है ना, 2 का स्क्वायर 4 तो 5, तो 5 चौका 20, बस ठीक है ना। बताओ P बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस और क्या। ठीक है, लेकिन देखो एक बात तुम लोग को हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बेटा, ऐसे तो गलत हो जाएगा कि देखो अगर तुम कभी भी जैसे x हुआ या p हुआ क्यों कुछ भी होगा, अगर तुम किसी वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करने हो, मतलब कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, उसमें अगर तुम उससे उसको कट कर रहे हो तो उसका मतलब तुम उसका एक मूल जो कम कर दे रहे हो, और वो मूल होता है 0। ठीक है, जैसे अगर तुम यहाँ पे p से p कट किए ना, तो एक p से एक p कट गया है, मतलब p कॉमन होगा तभी कटेगा, तो मतलब एक p मिलेगा p बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन तुम्हें एक आंसर अपने से लिखना पड़ेगा p बराबर 0, क्योंकि हम लोग एक p से एक p कट कर दिए। ठीक है, ऐसा इसलिए है, देखो हमको पता है कि अगर यहाँ p स्क्वायर लिखा है तो p का 2 मान आना चाहिए, p का मान एक मान कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर द्विघात बना है तो भैया p का मान 2 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब सही तरीका क्या है, देखो ये तरीका भी सही है, लेकिन इसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि p बराबर 0 भी होता है, क्योंकि हम एक p से एक p काट दिए ना, समझेगी नहीं, ये तुम्हें अपने से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो पूरा सॉल्व करके सर समझ के, तो इसको तो कैसे कर सकते हो समझ के अगर बात किया जाए तो इसको ऐसे कि काटो मत, p से p को मत काटो, इसको काट दो, इसको तुम काट सकते हो कि चलो भैया ये 3 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको तो इधर लाओ, देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस में 3p बराबर 0। ठीक है, ऐसे होगा, फिर p कॉमन करोगे, p कॉमन करोगे तो बचेगा 3p माइनस p बराबर 0, तो मिलेगा ना। तब एक बार सर जी इसको करोगे 0 के बराबर, एक बार सर जी करेंगे इसको 0 के बराबर, तो p बराबर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मिलेगा p बराबर 3, क्या मिलेगा p बराबर 3, और एक क्या मिलेगा p बराबर 0, क्योंकि हमको पता है कि p का 2 मान आएगा, वो कंफर्म है, क्योंकि अगर p स्क्वायर बना है तो p का मान 2 आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, अगर p स्क्वायर नहीं आता तो भैया p का मान बस 1 ही आता। बात समझ आ रही कि नहीं, तो ध्यान देना। तो इसको अगर तुम p से p, अगर तुम कभी p से p काटो या x से x को काटो, तो समझ जाना कि उसमें x बराबर 0 हम लोग एक मूल छोड़ दिए, तो उसको तुम्हें लास्ट में लिखना पड़ेगा, ये बात याद कर रहना ना। तो एग्जैक्ट आंसर होगा p बराबर 0 और p बराबर 3। चलो अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल एकदम इजी, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सब लोग कर लोगे ना। बोला है देखो एक मीनार की ऊंचाई, देखो लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 12 मीटर, ये बहुत 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 सिंपल है, और इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तुम्हारा देखो बेसिक अगर क्लियर होगा, तुम बेसिक चीजों पे जितना मेहनत करके उसको समझोगे, तो हाई लेवल क्वेश्चन में तुम्हें उतना इजी आएगा, उतना तुम्हें सिंपल लगेगा। ठीक है, लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे भैया एक मीनार है, सोचो एक मीनार है जिसकी लंबाई सर हमको पता है कि भैया इसकी 20 मीटर है, इसकी छाया पड़ती जमीन पर, ऐसे हमेशा बनाते हैं, ये छाया बना दिए, इस छाया की लंबाई कितनी है, ये हो गया 20 रूट में 3 मीटर हो गया। ठीक है, बस यही करते हैं, त्रिभुज बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि भैया देखो ई मेरा हो गया मीनार, क्या बोलोगे, देखो ई हो गया मेरा मीनार, और इसकी जो जमीन पर छाया है ऐसे बनेगा, इसकी लंबाई है 20 रूट में 3, बस हमको ये एंगल निकालना है, तो एंगल का मान हो जाएगा थीटा। बस यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं, यहाँ सी मानते हैं, बस
हमसे ये एंगल पूछ रहा है कि बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो सूर्य का उन्नयन कोण भैया सूर्य यहाँ पे होगा ना, तो जो ये एंगल बनेगा, देखो ये एंगल बनेगा ना भैया, ठीक है, क्योंकि जिस एंगल पे ये आएगा पीछे से पड़ेगा ना, पीछे से उधर पड़ेगा लाइन, ठीक है, तो उधर से जो ये एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, वही एंगल इधर बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण ऊपर से कोण, ठीक है, तो यही कोण निकालना है हमको। अब ये कोण बस निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो देखो निकालने का तरीका क्या है कि तुम्हें साइन कॉस टेन के बारे में पता होना चाहिए। बस तुम सोचो कि अगर ये एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाला, इसके सामने वाला होता है लंब और ये होता है आधार। कर्ण तो फिक्स है, ठीक है, लंब। तो बताओ लंब, लंब और आधार किस में आता है? ठीक है, देखो लंब बटे कर्ण साइन में आता है, आधार बटे कर्ण कॉस में आता है, लंब बटे आधार किस में आता है? तो टेन में आता है। बस कुछ मत करो, लिख दो टैन थीटा का फॉर्मूला कि भैया हमको पता है कि टैन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे में क्या? आधार। यही फॉर्मूला होता है। बस तुम्हें लिखना है, क्योंकि देखो हमें इसका मान दिया, देखो हमको ये देखो इसका मान दिया वैल्यू में और इसका मान दिया वैल्यू में, तो जिसका जिसका मान वैल्यू में दिया है ट्रायंगल में, बस सोचो कि जो ट्रायंगल का जो पार्ट है वो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। अगर हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है ये आधार है, तो सोचेंगे लंब और आधार किस में आता है। हम इसी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसका मान पता है। अगर हमें इसका मान पता होता है ना तो हम इसको लेते। हमें जिन दो साइड का मान पता होता है उन्हीं दो साइड को पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो दोनों किस ट्रायंगल में, मतलब किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं। तो टेन में आते हैं। अब लिख दो टेन थीटा, टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? लिखोगे 20, लंब हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? 20√3। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर कितना? 1/√3। ठीक है, अब क्या करते हैं सुनो, अगर टेन थीटा बराबर 1/√3 है ना, तो अगर देखो इधर टेन है तो इधर भी टेन में लिखो। अब बस देख लो कि टेन में कितने अंश का मान रूट में 3 होता है, वही लिख दो। तो बोल दोगे सर जी टेन में 30 अंश का मान होता है, टेन में 30 अंश का मान होता है रूट में 3। बस कंपेयर कर लो, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश बोल दोगे। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बस इतना लिख दो। क्लियर है? ऐसे ही करना है। मतलब तुम्हें कभी भी कुछ दे दे, बाई चांस मतलब तुमको भी ऐसे दे दे कि चलो यार, ठीक है, कि दे सकता है, मान लो क्या बोल दे कि मान लो इसका तुम्हें लंबाई दिया है, मान लो यही दिया है, ठीक है, इसका लंबाई मान लो कितना है, अब इसका लंबाई मान लो कुछ दे दिया कि चलो इसका लंबाई 10 है, 10 ले लें, 10, चलो 10 ले लेते हैं, 10 ले लिए, ठीक है, इसका लंबाई 5 ले लिए, तो बताओ थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? तो बस सोचना कि आधार और कर्ण किस में आता है। बस तुम्हें सोचना है कि अगर ट्रायंगल बना है तो उस ट्रायंगल में जो दो साइड बना है, ये कब बता रहे हैं? जब हमें एंगल निकालना होता है तब के लिए। अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो बस सोच लो कि ट्रायंगल बनाने के बाद जो हमें दो साइड पता है वो दो साइड क्या है? लंब है, आधार है, आधार लंब है, कर्ण लंब है, क्या है? तो अगर इस एंगल के हिसाब से देखोगे तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में आता है? कर्ण आधार बोलो या आधार कर्ण बोलो, तो वही आधार और कर्ण क्या होता है? मेनली देखो हम लोग टेन का, साइन का, कॉस का यूज करते हैं, बस यही आना चाहिए, टेन का, साइन का, कॉस का, बस यही तीन। ठीक है, तो आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो लिख देना कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सबका हमारा क्या सॉल्व करोगे? 1/2 आएगा। अगर इधर कॉस है तो उधर भी तुम्हें कॉस में लिखना पड़ जाएगा। तो कॉस में कितने अंश का मान? 1/2। तो भैया 60 अंश का मान 1/2, तो थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। ऐसे हम लोग एंगल निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और बता के जाना कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अगर आगे भी ऐसे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, हम बताएंगे, और तुम्हें जो भी चैप्टर कठिन लगता है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उस चीज को तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और हमेशा पूछ सकते हो। हम कमेंट देखते हैं, ठीक है, और देखने के बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइप का वीडियो बनाते हैं, वीडियो तुम लोग को देते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रख के समझाते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज इस लेक्चर में तुम्हें समझ में नहीं आए तो उस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टाइम उसको देखा जाएगा और अच्छे से समझा जाएगा, बताया जाएगा। बाकी जो भी डाउट होगा, जो भी तुम्हें बताना होगा, एक बार बता के जाना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के लिए, और नेक्स्ट क्लास में तब तक सबको बाय बाय, टाटा। और हाँ, अपने दोस्तों से मिलो तो उनको बताओ और उनको भी साथ में लेके आओ, जिससे हमको भी पढ़ाने में मजा आए
और तुमको भी साथ साथ में पढ़ने मजा आए। ठीक है, चलो अगर मन करेगा तो बात मानना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मेरा कहना काम है और तुम्हारा सुनना काम है, उसके बाद डिपेंड करता सब तुम पर। ठीक है, चलो बाकी हम तो पढ़ाएंगे। ठीक है, और रेगुलर रहो, टाइम से रहो, डेली रहो और सीखते रहो। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।